नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित होगा कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपीएससी पीटी के लिए विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है विजन आईएएस के 11वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। 11वें नंबर का टेस्ट पेपर बेसिकली इंडियन पॉलिटी पे आधारित है, जिसके तहत हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से टेस्ट पेपर नंबर 11वां। 11वें नंबर का टेस्ट पेपर शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत का संविधान भारतीय निर्वाचन आयोग को दलों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का अधिकार देता है। दूसरा कथन है कि राजनीतिक दलों में विभाजन की स्थिति में दल के प्रतीक से संबंधित विवाद पर उच्चतम न्यायालय निर्णय करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ना तो पहला स्टेटमेंट सही है, ना तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन आंसर होगा सही, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग को जो है निर्वाचन प्रतीक यानी आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के द्वारा जो है राजनीतिक दलों की पहचान करने और प्रतीक आवंटित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पे देखा जाए, लेकिन आदेश का पैराग्राफ 15 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रतिद्वंदी समूहों या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के गुटों के बीच नाम और प्रतीक के दावे को लेकर उत्पन्न विवादों का निर्णय करने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है कि राजनीतिक दलों में विभाजन की स्थिति में दल के प्रतीक से संबंधित विवाद पर उच्चतम न्यायालय निर्णय करता है। ठीक है, तो इसके तहत देखा जाए तो निर्वाचन प्रतीक या आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के पैराग्राफ 15 में यह वर्णित किया गया है कि विभाजन की स्थिति में दल के प्रतीक हेतु किए गए दावों पर निर्णय लेने के लिए इलेक्शन कमीशन एकमात्र प्राधिकरण है। यहाँ तक कि सादिक अली और अन्य बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाद 1971 में उच्चतम न्यायालय ने भी इसकी वैधता को बरकरार रखा था। हालांकि पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दलों में विभाजन के मामले में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समान तौर पर संघर्षरत गुटों को आंतरिक रूप से अपने मतभेदों को सुलझाने या न्यायालय की शरण लेने की सलाह देता है। लेकिन अगर जो है मतलब कि बहुत बड़ी पार्टी है, ऐसी स्थिति में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही निर्णय करता है। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हो जाते हैं। ये जो पहला स्टेटमेंट था ये जो है भारतीय निर्वाचन आयोग को जो है निर्वाचन प्रतीक आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के द्वारा ये जो है अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ना कि भारतीय संविधान में ये उल्लिखित है। इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है राम प्रसाद बिस्मिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा कथन है उन्होंने मातृ देवी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तीसरा कथन है उन्होंने प्रसिद्ध कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा की रचना की थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है बिस्मिल ने जो है मातृ देवी यानी मातृभूमि की देवी नामक एक क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया और गेंदालाल दीक्षित के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की। तो वर्ष 1918 में बिस्मिल ने प्रसिद्ध कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा की रचना करी। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया।
इसके अलावा पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल ने वर्ष 1923 में की थी। तो यहाँ पे पहला भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तीसरा है जो है पूर्वोत्तर भारत, चौथा है तराई क्षेत्र। तो उपर्युक्त में से कितने क्षेत्रों में जो है मिरिस्टिका स्वैम्प पाए जाते हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में है और पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो 2 जगह पाए जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शिल्प दे रखा है, दूसरी तरफ राज्य दे रखा है। तो जो है जरदोजी दे रखा है शिल्प, इसके सामने दे रखा है उत्तर प्रदेश। तो जरदोजी जो है भोपाल, दिल्ली, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है का जो है एक जो है शिल्पकला है जहाँ पे ये की जाती है। तो ये मिलान सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कामदानी या बदला, ये जो है लखनऊ में जो है का शिल्प है, लिखा है उड़ीसा। तो ये मिलान गलत हो जाएगा। गोट्टापट्टी, गोट्टापट्टी राजस्थान, ये सही है, पहला तीसरा सही है। अगला है टिल्ला, सामने दे रखा है पश्चिम बंगाल, जबकि होना चाहिए जो है जम्मू कश्मीर। तो ये भी गलत है। तो केवल 2 सही हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों के साथ वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। दूसरा कथन है आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताओं का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की जो है संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों की संस्तुति करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कौन कौन सा? एक तो जो है पहला सही है, एक तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो अनुच्छेद 280(1) में जो है प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर उससे पहले किसी भी समय जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसी के तहत अनुच्छेद 280(2) में जो है संसद को आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हताएं और उनके चयन की रीति निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 282, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे राष्ट्रपति को नहीं बल्कि संसद को ये शक्ति प्राप्त है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 283 में किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 25 सदस्य देशों का एक समूह है जिसमें भारत भी एक सदस्य है। दूसरा कथन है हिरोशिमा AI प्रोसेस G20 देशों द्वारा आयोजित एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो छठे में देखा जाए तो दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है हिरोशिमा AI प्रोसेस है यह जो है G7 देशों का द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता को
विनियमित करने के लिए उपायों के निर्धारण हेतु एक जो है प्रयास है, ना कि G20 का। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाता है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है कि जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 25 सदस्य देशों का एक समूह है और भारत इस समूह में 2020 में जो है संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र प्रायोजित योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इनका विस्तार राज्यों तक किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि बीके चतुर्वेदी समिति की अनुशंसा पर योजनाओं के अतिव्यापन से बचने हेतु CSS का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि विनियोग विधेयक के जो है अधिनियमित होने के बाद किसी योजना के लिए आवंटित बजट केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सीधे राज्यों की संचित निधि में भेज दिया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 7वें में देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही था और जो है यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि CSS के मामले में बजट संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से ही आवंटित किया जाता है तथा धन जारी करने की संपूर्ण प्रक्रिया भी उनके द्वारा ही संपन्न की जाती है। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला दूसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मान्यता प्राप्त दलों की संख्या आम निर्वाचनों में उनके प्रदर्शन के आधार पर बदलती रहती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रथम आम निर्वाचनों में केवल 3 राष्ट्रीय दलों ने प्रतिभाग किया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रत्येक राष्ट्रीय दल को पूरे देश में केवल उसके उपयोग के लिए आरक्षित एक प्रतीक आवंटित किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो 8वें में देखते हैं। 8वें में ये देखते हैं कि जो है मान्यता प्राप्त दलों की संख्या आम निर्वाचनों में उनके जो है प्रदर्शन के आधार पर बदलती रहती है। ठीक है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इलेक्शन हुए थे 1952 में, तो उस समय नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज कितनी थी? 14 थी। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टेट पार्टीज थी 39। लेकिन अब जब की बात करें, ठीक है, जो 8वां जो है चुनाव हुआ 1984 में, तब जो है नंबर ऑफ स्टेट पार्टीज कितनी बची? 19, और नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज थी केवल 7। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट तो सही था। ठीक है, और जबकि दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि प्रथम आम निर्वाचनों में केवल 3 राष्ट्रीय दलों ने प्रतिभाग जो है किया था। तो यहाँ पे जबकि 7 जो 14 नेशनल पार्टियाँ थी उस समय, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। जबकि तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही था, क्योंकि जो है प्रत्येक राष्ट्रीय दल को पूरे देश में केवल उसके उपयोग के लिए आरक्षित एक प्रतीक आवंटित किया जाता है। तो यहाँ पे तीसरा भी सही था। तो पहला और तीसरा सही था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है डिफ़ॉल्ट जमानत जांच एजेंसी द्वारा समय पर जांच पूरी करने में विफल रहने के कारण दी जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को 15 दिनों के लिए पुलिस की हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में रखने का अधिकार दे सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 9वें में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही था। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जमानत के बारे में कि जो है यह जो है वैधानिक जमानत का अधिकार है डिफ़ॉल्ट जमानत, और इसे प्रायः डिफ़ॉल्ट जमानत या बाध्यकारी जमानत भी कहा जाता है। यह जांच एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहने के कारण दी जाती है। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही था। ठीक है, और यहाँ पे आगे बात करें दूसरा स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे भी है कि जो है CRPC की धारा 167(2) के तहत मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को 15 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रखे जाने का आदेश दे सकता है, और 15 दिनों से अधिक अवधि के लिए यदि आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत यानी जेल में रखने का आदेश दे सकता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। जबकि तीसरा स्टेटमेंट है
कि 90 दिन, ठीक है, 90 दिन जब कोई प्राधिकारी मृत्यु, आजीवन कारावास या कम से कम 10 वर्ष तक के कारावास से संबंधित दंडनीय अपराध की जांच कर रहा हो, तो ऐसी प्रक्रिया में जो है कहा जा सकता है कि जो है क्या होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए ही न्यायिक हिरासत में रखने का अधिकार दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 60 दिन का जो प्रावधान है, जब प्राधिकारी आरोपी के अलावा किसी अन्य अपराध में जांच कर रहा हो, तो जो है यहाँ पे जो है 90 या 60 दिनों की अवधि के बाद यदि जांच पूरी नहीं होती तथा आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता, तो आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है। तो यहाँ पे भी जो है ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, 2 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत में पहला साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल 1957 में केरल में गठित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1977 तक कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय दल था, ठीक है। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पे जो है 10वें में यह देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सही जवाब होगा सी ऑप्शन। पहला कथन तो सही है किंतु दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है कि मूल संविधान में अधिकरणों के संबंध में प्रावधान नहीं किए गए थे। दूसरा कथन है इसमें केवल 2 अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है और अनुच्छेद 323B अन्य मामलों हेतु अधिकरणों से संबंधित है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 11 में देखा जाए तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो मूल संविधान में अधिकरणों के संबंध में कोई जो है प्रावधान शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग कौन सा 14A जोड़ा गया, ठीक है। 14A जोड़ा गया और इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही था, ठीक है। और इसके तहत जो है इस भाग को अधिकरण नाम दिया गया, यानी ट्रिब्यूनल नाम दिया गया, और इस भाग में केवल 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 323A, अनुच्छेद 323B, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी पोस्को अधिनियम 2012 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह अधिनियम 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जो है विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों से संबंधित है। दूसरा कथन है यह अधिनियम ऐसे अपराधों की सुनवाई में तेजी लाने हेतु विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान करता है। तीसरा कथन है यह अधिनियम राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर स्थापित बाल अधिकार संरक्षण आयोग को जो है अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी का अधिकार प्रदान करता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है 16 वर्ष की आयु का जिक्र नहीं है, जबकि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बालक माना जाएगा इस अधिनियम के तहत, ऐसा इसमें प्रावधान है। जबकि जो है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही माने जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसे जो है आर्टसक के नाम से भी जाना जाता है और यह दक्षिण जो है काकेशस में स्थित एक भू आबद्ध पर्वतीय क्षेत्र है। 1917 में रूसी साम्राज्य के पतन के बाद जो है अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ने इस पर अपना दावा किया था और तभी से यह क्षेत्र तनाव का विषय बना हुआ है। इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल से जो है समृद्ध देश अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु यहाँ के निवासी मुख्य रूप से आर्मेनियम जाति के लोग हैं और यहाँ उनकी अपनी सरकार है। इस सरकार का पड़ोसी आर्मेनिया की सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध है, किंतु इसे सदस्य देशों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है।
तो उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस स्थान का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे जो है, जो एक विवादित क्षेत्र है नागोर्नो काराबाग, यह क्षेत्र है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो है लगभग 30 वर्षों से विवाद का विषय बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कितने विषयों के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 323 के तहत अधिकरण स्थापित किए जा सकते हैं? पहला है औद्योगिक एवं श्रम, दूसरा है भूमि सुधार, तीसरा है संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन, चौथा है कराधान। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए 14 में, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है कि सभी चारों ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 323 बी जो है संसद और राज्य विधानमंडल को निम्नलिखित विषयों से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए अधिकरण बनाने का अधिकार देता है, यानी ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार देता है, जिसमें जो है कराधान शामिल है, ठीक है, कराधान शामिल है, विदेशी मुद्रा आयात और निर्यात शामिल है, औद्योगिक और श्रम शामिल है, भूमि सुधार शामिल है, शहरी संपत्ति की अधिकतम सीमा शामिल है, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन शामिल है, और खाद्य सामग्री किराया और किराएदारी अधिकार शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे संविधान में संशोधन के माध्यम से स्थायी निकाय के रूप में गठित किया गया था। दूसरा कथन है कि गृह मंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तीसरा कथन है संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि इसके निर्णय को उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे 15 में देखा जाए तो पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो यहाँ पे पहला भी सही नहीं है, ठीक है, तीसरा भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है। तीसरा क्यों नहीं सही है कि इसमें कहा गया है कि संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि इसके निर्णय को उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की ही होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है ये कथन इसलिए यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। और जो है पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो है अंतर्राज्यीय परिषद जो है एक ऐसा तंत्र है जिसकी स्थापना भारत में केंद्र, राज्य एवं अंतर्राज्यीय जो है समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया, ठीक है। और इसमें जो है कहा गया, इसके तहत कहा गया कि 1988 में कहा गया सरकारी आयोग ने सुझाव दिया कि परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप 1990 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। दूसरा भी गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री इसका जो है अध्यक्ष होता है। तीसरा भी गलत है, तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत में निर्वाचनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत के संविधान के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। दूसरा कथन है यदि कोई उम्मीदवार 2 निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हो जाता है और 14 दिनों के भीतर किसी एक सीट से त्याग पत्र देने में विफल रहता है तो उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) के अनुसार, ठीक है, ना कि संविधान के अनुसार, एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। और जबकि दूसरा स्टेटमेंट के बारे में बात किया गया है, हालांकि जो है उदाहरण एक बहुत बड़ा है, ठीक है, कि जो है हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री थे देवीलाल,
वो जो है 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं, जो अब तक अधिकतम है, लेकिन इसको संशोधन करके अब जो है 2 ही सीटों तक सीमित कर दिया गया है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है यदि कोई उम्मीदवार 2 निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हो जाता है तो उसे परिणाम घोषित होने की 14 दिनों के भीतर 1 सीट से त्यागपत्र देना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। ठीक है, तो दूसरा सही था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत अधिकरणों की संख्या जो है 26 से घटाकर 19 कर दी गई। दूसरा कथन है आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना भारत में पहले अधिकरण के रूप में की गई थी। ठीक है, तीसरा कथन है अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की अर्हता, नियुक्ति और उन्हें हटाने के लिए नियम बनाने की शक्ति संबंधित राज्य सरकारों के पास है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए 17 का, तो यहाँ पे जो है केवल 2 स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से? एक तो दूसरा सही है, एक पहला सही है। तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इस अधिनियम ने केंद्र सरकार को इन अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स के जो है अध्यक्षों और सदस्यों के लिए अर्हता, नियुक्ति और पद से हटाने और सेवा की शर्तों के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ इनको प्राप्त है, जबकि यहाँ पे राज्य सरकारों का जिक्र है, इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सेवोत्तम ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एक मूल्यांकन सुधार ढांचा है। दूसरा कथन है इसे 2006 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है कि केरल इस मॉडल को लागू करने वाला पहला राज्य था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 18 में ये है, तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है DARPG ने जो है सेवोत्तम अनुपालन, नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए, और इस संस्था द्वारा जो है वर्ष 2006 में लोक सेवा वितरण के लिए मूल्यांकन सुधार हेतु सेवोत्तम ढांचा तैयार किया गया। तो यहाँ पे इस प्रकार पहला जो है और दूसरा स्टेटमेंट सही था। ठीक है, जबकि तीसरे स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ये जो है प्रमुख जो है 4 अलग अलग क्षेत्र थे, और ये जो है ये जो है जो क्षेत्र थे ये इम्प्लीमेंट किए गए हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। तो यहाँ पे केरल का जिक्र नहीं आता है इस मॉडल के तहत, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द नहीं की गई है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है डी रजिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करना। भारत में जो है भारत निर्वाचन आयोग को दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, और दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता रद्द कर दी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन अधिनियमों के तहत भारत में प्रवर्तन निदेशालय और धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग और उल्लंघन के अपराध की जांच में भूमिका निभाता है? ईडी जो है धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग और उल्लंघन के अपराध की जांच में भूमिका निभाता है। पहला है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, दूसरा है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974, तीसरा है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, चौथा है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999,
तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 20 में ये देखते हैं, तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है धर्मवीर आयोग, दूसरा है जो है रिबोरो समिति, तीसरा है गौर समिति। तो यहाँ पे दूसरा था रिबोरो समिति, तीसरा है गौर समिति, चौथा है स्ट्रेची आयोग। तो उपर्युक्त में से कितने पुलिस सुधारों से संबंधित आयोग हैं? तो पुलिस प्रशिक्षण पर गौर समिति बनी जो है 1971 से 73 तक, और जो है पुलिस सुधार पर रिबोरो समिति बनी 1998 में। पुलिस सुधार पर जो है पदना भैया समिति बनी 2000 में, और राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रियों का समूह 2000 से 2001 के बीच। मलिमत समिति बनी जो है आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए 2001 से 3 के मध्य। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो जो है पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये जो है पुलिस सुधार से संबंधित थी, ठीक है। बाकी रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का गठन जो है कब किया गया? 1880 में, और इसके गठन का उद्देश्य था अकाल से निपटने के लिए एक समान रणनीति और सिद्धांत विकसित करना। यह पहला अकाल आयोग था। इसका गठन जो है लॉर्ड लिटन के काल में किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लोक सेवकों को दंडित करने के लिए इस अधिनियम का दायरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तक भी विस्तारित है यदि वे जानबूझकर अधिनियम के तहत किए जाने वाले अपने कर्तव्य या कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के तहत अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस अधिनियम में पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास संबंधित प्रावधान उपबंधित किए गए हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? ठीक है, तो यहाँ पे 22 में ये देखते हैं, ठीक है, 22 में ये देखते हैं कि जो है यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे सही के लिए पूछा गया था, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो सही कौन से थे? दूसरा और तीसरा, पहला यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि चुनावी बॉन्ड भारत में किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल को दिया जा सकता है। दूसरा कथन है यह प्रॉमिसरी नोट्स जैसा दिखने वाला एक बैंकिंग लिखत है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह शून्य कूपन बॉन्ड है जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या सही होगा? चुनावी बॉन्ड कब आया? 2017 में। इसे जो है ब्लैक मनी और अन्य कदाचारों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसमें दानकर्ताओं और जो है मध्यवर्तियों के रूप में बैंकों का उपयोग करके राजनीतिक दलों को भुगतान करने की अनुमति मिल सकेगी, इसलिए इसको लाया गया। ठीक है, और यह प्रॉमिसरी नोट्स जैसा दिखने वाला एक बैंकिंग लिखत है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, और इसे जो है बॉन्ड कहा जाता है और इन पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, ये भी सही है। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट सही नहीं है कि चुनावी बॉन्ड केवल ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल को दिया जा सकता है जिसने जो है पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हों। ठीक है, सभी दलों को नहीं, ठीक है, सभी दलों को नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका गठन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है।
दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य लोक निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना, शासन के विभिन्न स्तरों के बीच तालमेल और अभिसरण को बढ़ावा देना और व्यापक जो है समयबद्ध प्रभाव के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच मौजूद असमानताओं की समीक्षा करना है। तीसरा स्टेटमेंट है कि दिशा का अध्यक्ष जिले से निर्वाचित सदस्य संसद सदस्य जो लोकसभा में होना चाहिए, जिसे नोडल मंत्रालय द्वारा नामित किया गया हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियों का गठन जिला स्तर पर संबंधित संसद सदस्य की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है किया जा सकता है, ठीक है, ना कि जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। स्टर्लिंग और ईंधन सेल वायु स्वतंत्र प्रयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि स्टर्लिंग एआईपी एक सरल प्रणाली है जिसमें डीजल ईंधन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ईंधन सेल एआईपी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो है रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से विद्युत उत्पन्न होती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 25 में ये देखा जाए तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट सही है और जो है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ओशन गेट द्वारा संचालित टाइटन नामक सबमर्सिबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये विश्व की एकमात्र चालक दल से युक्त जो है सबमर्सिबल है जो 5 व्यक्तियों को 4000 मीटर तक की गहराई तक ले जा सकती है। दूसरा कथन है कि इसे जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करके निर्देशित किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन यहाँ पे सही है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि चूंकि जल के भीतर जीपीएस कार्य करता ही नहीं है, इसलिए जो है सबमर्सिबल को जो है सतह पर स्थित जहाज से केवल जो है टेक्स्ट संदेशों द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत था, केवल पहला सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। द विंची ग्लोब परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक ऐसी परिघटना है जो सूर्यास्त के आसपास घटित होती है जब अर्धचंद्र क्षितिज पर होता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इस परिघटना में पूर्ण चंद्रमा की बाह्य रेखा दिखाई नहीं देती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 27 में ये देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा जबकि दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है द विंची ग्लो एक ऐसी परिघटना है जिसमें अर्धचंद्र क्षितिज पर होता है लेकिन पूर्ण चंद्रमा की रूपरेखा दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। हेमिस मठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हेमिस मठ लद्दाख में सबसे बड़ा मठ संस्थान है जिसे जो है सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि यह हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीसरा कथन है, यह हेमिस महोत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है जो पद्म संभव के सम्मान में मनाया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 28 में ये देखते हैं सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहला और तीसरा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, ठीक है, जबकि दूसरा यहाँ पे गलत है क्योंकि यह महायान बौद्ध धर्म के ड्रैगन ऑर्डर यानी द्रुपका वंश से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। दूसरा है परिचालन कर्तव्यों पर पुलिस अधिकारियों के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया जाए। तीसरा स्टेटमेंट है कि राज्य स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया जाए। और चौथा स्टेटमेंट है कि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जाए। तो उपर्युक्त में से कितने प्रकाश सिंह और
अन्य बनाम भारत संघवाद में दिए गए निर्णय के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे जो है सभी चारों तथ्य जो है प्रकाश सिंह बनाम जो है भारत संघवाद के निर्णय के हिस्से हैं, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत के आम चुनावों में किसी निर्वाचन क्षेत्र से सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि आम चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 30 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्योंकि जो है कथन पहला और दूसरा दोनों सही है और कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैश्विक दासता सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो 31 में देखा जाए यह सूचकांक जो है वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसके तहत जो है तीन प्रमुख चरों को जो है सम्मिलित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक देश में आधुनिक दासता का प्रचलन, ठीक है, दूसरा है जो है सुवेद्यता और जो है तीसरा है आधुनिक दासता के प्रति सरकार की अनुक्रियाएं। इसलिए यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है केवल राज्य विधानमंडल की ही सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी प्रकार का कानून बना सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य विधानमंडल को सहकारी समितियों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन यहाँ पे सही है। तो 32 में ये देखा जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि यहाँ पे पहला कथन सही नहीं है जबकि दूसरा यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला यहाँ पे सही नहीं है, दूसरा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। दूसरा है इसमें 50% से अधिक शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर देश के अन्य सभी जिलों को शामिल किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है यदि काम मांगे जाने के 30 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता तो कामगार को दैनिक बेरोजगारी भत्ता देना होगा। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो 33 में हम लोग ये पाते हैं केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है, केवल जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है जबकि दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे 50% आबादी नहीं जबकि इसके अंतर्गत जो है 100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर देश के अन्य सभी जिलों को शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो है इसमें कहा गया है यदि काम के लिए आवेदन देने की 15 दिन की अवधि के अंदर काम न उपलब्ध करवाया गया तो कामगार बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। तो यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा गलत है, पहला सही था। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में निर्वाचनों में स्टार प्रचारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत के निर्वाचन आयोग के पास किसी दल के स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द करने का अधिकार है। दूसरा कथन है कि संशोधित जो है दिशा निर्देशों के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से 5 दिनों के भीतर स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 34 में देखा जाए तो यहाँ पे ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हाल ही में देखा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में संपन्न हुए राज्य विधानसभा के निर्वाचनों में एक व्यक्ति के स्टार प्रचारक के दर्जे को रद्द करने के निर्वाचन आयोग के आदेश पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने यह निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया कि निर्वाचन आयोग के पास यह निर्धारित करने का कोई अधिकार ही नहीं है कि स्टार प्रचारक कौन होगा। तो यहाँ पे जो है ठीक है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट ये है, ठीक है,
दूसरा स्टेटमेंट यह है कि निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, और महामारी के कारण जो है यह जो है सूची की अधिसूचना से 7 दिन से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई थी। और जिन राजनीतिक दलों ने पहले ही स्टार प्रचारकों की सूची प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर पुनः संशोधित सूची प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पे जो है 5 दिनों का जिक्र है, तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह अधिनियम केवल वन भूमि धारित करने एवं उस पर रहने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस अधिनियम के तहत अधिकारों का दावा केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों या समुदायों द्वारा ही किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि ग्राम पंचायत को वन अधिकारों की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया को आरंभ करने हेतु प्राधिकार प्राप्त है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 35 में ये देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 35 में देखते हैं तो यहाँ पे कोई सा भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में मताधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकता है? ठीक है, पहला है सशस्त्र बलों के सदस्य, दूसरा है भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर किसी पद पर जो है कार्यरत व्यक्ति, तीसरा है अनिवासी भारतीय। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। ठीक है, तो यहाँ पे 36 में हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था, क्योंकि जो है यहाँ पे अनिवासी भारतीय का जिक्र नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वैधानिक जमानत, ठीक है, जमानत का एक अधिकार है, यह तब दी जाती है जब पुलिस न्यायिक हिरासत में रखे गए किसी व्यक्ति के संबंध में एक निश्चित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहती है। दूसरा कथन है कि जो है नियमित जमानत हिरासत में रह रहे एक आरोपी व्यक्ति को दी जाती है और यह सामान्यतः जमानतदार या व्यक्तिगत बॉन्ड के आधार पर दी जाती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 37 में हम लोग ये देखते हैं, 37 में हम लोग ये देखते हैं कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे वर्ष 2000 में एम.एन. जो है वेंकटचलैया के अधीन 13वीं लोकसभा के दौरान एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। दूसरा कथन है, आयोग ने संविधान में सुधार का सुझाव देते हुए भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना को पुनः परिभाषित एवं पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, तो यहाँ पे 38 में हम लोग ये पाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ना तो पहला स्टेटमेंट सही है ना तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित संशोधनों में से किसके तहत 8वीं अनुसूची में कोई नई भाषा या भाषाएं शामिल नहीं की गई? ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 39 का जो है सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्यों? 71वें जो है संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। चिरल बोस तरल अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह भौतिक विज्ञानी द्वारा खोजी गई पदार्थ की एक नई अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी गति को समकालिक भी कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो है पूर्वानुमेय पैटर्न में जम सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 40 में हम लोग ये पाते हैं,
ठीक है, पहले समझ लेते हैं चिरल बोस तरल अवस्था होती क्या है। तो हाल ही के शोध में पता चला है कि यह अवस्था जो है पदार्थ की एक पूर्णतया नई अवस्था होगी, और इस अवस्था में देखा जाए तो दैनिक जीवन में पदार्थ की 3 जो है चिरसम्मत अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल और गैस। किंतु पदार्थ की जो है असाधारण या क्वांटम अवस्थाएं जैसे कि प्लाज्मा, टाइम क्रिस्टल, बोस आइंस्टीन जो है कंडेंसेट भी परमाणुक स्तर पर एक लगभग परम शून्य तापमान पर मौजूद होती हैं। इसी को जो है चिरल बोस तरल अवस्था के रूप में जो है कहा जा सकता है, क्योंकि जो है भौतिक विदों द्वारा जो है फ्रस्ट्रेटेड क्वांटम सिस्टम खोजी गई है। यह एक नई अवस्था है, इसमें कणों की परस्पर क्रिया से अनंत संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इसी को चिरल बोस तरल अवस्था कहा जाता है। और इसके तहत देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है पूर्वानुमेय पैटर्न में जम सकते हैं। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी गति को समकालिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। भारत में सामाजिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सामाजिक लेखा परीक्षा लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित किसी कार्यक्रम या योजना का परीक्षण एवं मूल्यांकन है तथा इसमें वास्तविक जमीनी हकीकत के साथ आधिकारिक रिकॉर्ड की तुलना की जाती है। दूसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा संविधिक जो है आवश्यकता के रूप में सामाजिक लेखा परीक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला कानून था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए 41 में पाते हैं दोनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। ई सरकार विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह उन्नत आईटी अवसंरचना द्वारा समर्थित जटिल रूप से जुड़े हुए नेटवर्क पर काम करेगा। दूसरा है इसका उपयोग आपातकालीन घटनाओं के दौरान महत्वपूर्ण लेन देन के लिए किया जा सकता है। तीसरा है यह देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के लगभग शून्य डाउन टाइम को सुनिश्चित कर सकता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 43 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे। ठीक है, कौन कौन से? ठीक है, दूसरा सही है और जो है दूसरा सही है, तीसरा सही है, जबकि पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है यह प्रणाली न्यूनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर संचालित होती है और इसे केवल आवश्यकता के आधार पर सक्रिय किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में फिश किल नामक घटना के कारण दक्षिण पूर्व टेक्सास के कई समुद्र तटों पर हजारों मरी हुई मछलियां बहकर बाहर आ गई थी। निम्नलिखित में से कौन से जो है इस घटना के संभावित कारण हो सकते हैं? पहला घुलित ऑक्सीजन का निम्न स्तर, दूसरा है शांत समुद्र, तीसरा है मेघाच्छादित मौसम। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो 44 में हम लोग ये देखते हैं, ये खबर कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व जो है टेक्सास में जो है कई समुद्री तटों पर जो है हजारों जो है मछलियां बहकर समुद्र के तट पर आ गई थी। तो इसके तहत जो है इसका कारण था घुलित ऑक्सीजन का निम्न स्तर। ठीक है, और जो है शांत समुद्र और जो है मेघाच्छादित मौसम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। तंबाकू की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। दूसरा कथन है यह जल भराव के प्रति संवेदनशील होती है। तीसरा है क्यूरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग एक विशिष्ट प्रकार के तंबाकू की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 45 में हम लोग ये देखते हैं सभी तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। तंबाकू का जो है औसत तापमान क्या है जो उगाए जाने का है, उस 20 डिग्री से जो है 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और इसके तहत जो है वर्षा कितनी होनी चाहिए? 1200 मिमी से अधिक वर्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
और यह जो है जल भराव के प्रति संवेदनशील है, ठीक है, और यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है, किंतु शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु में भी इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संसद में इसका प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन है कि सेवानिवृत्ति होने या त्यागपत्र देने के बाद वह किसी भी पद को धारण करने के लिए अहर्य नहीं रहता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 46 का देखा जाए तो सही जवाब क्या है, बी ऑप्शन, ठीक है। केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 'पहले स्टेटमेंट की बात हो रही थी ना, पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे जो है गलत है ना, पहला गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है, ठीक है। तो पहला इसलिए यहाँ पे गलत है कि जो है तो यहाँ पे जो है कोई भी मंत्री जो है संसद में जो है सीएजी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखा है वित्त मंत्री कर सकता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लोकसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं या नोटा विकल्प का प्रयोग पहली बार 2014 में किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है 2019 में लोकसभा चुनाव में पहली बार सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जो है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट जो है ट्रेल्स यानी वीवीपैट का प्रयोग किया गया। इसको जो है पैट बोल सकते हैं, वीवीपीएटी बोल सकते हैं, लेकिन वीवीपैट बोला जाता है। इसको जो है हिंदी में बोला जा सकता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स, ठीक है। इसके कारण काफ़ी विवाद हो रहा है। हालांकि अभी 2024 का इलेक्शन चल रहा है, तो इसके मद्देनज़र जो है विपक्ष की काफ़ी पार्टियां और जो है काफ़ी जो है सामाजिक कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसमें जो है काफ़ी जो है वीवीपैट के और जो है वीवीपैट में जो पर्चे निकलती हैं उसका मिलान करने के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 3। भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल के आम चुनाव में किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे पहला दूसरा देखते हैं। तो जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है निर्वाचन प्रक्रिया का प्रमुख आधार है और इसका प्रयोग जो है मतपेटी के प्रतिस्थापन के तौर पर किया गया और सर्वप्रथम इसकी कल्पना वर्ष 1977 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है और पहली बार इसका प्रयोग जो है मई 1982 में केरल के आम चुनाव में किया गया इसका प्रयोग, ठीक है। तो ये सही है और जो है दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है और पहला भी यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित देशों में से कौन सा ईस्ट एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड ग्रेट लेक्स क्षेत्र का निर्माण करता है। पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, दूसरा है बुरुंडी, तीसरा है रवांडा, चौथा है केन्या। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसमें जो है पहला दूसरा तीसरा जो है देश शामिल है, ठीक है, जबकि जो है चौथा है केन्या जो देश है ये इसमें जो है शामिल नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है भारत में गर्भ समापन संबंधी कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में किए गए हालिया संशोधन ने जो है भ्रूण में गंभीर असमानताओं की स्थिति में 20 सप्ताह तक गर्भ समाप्त कराए जाने को वैध बना दिया। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में जो है वैवाहिक बलात्कार को गर्भ समापन की शर्तों में से एक माना जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है एमटीपी जो है
यानी जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ जो है प्रेगनेंसी एक्ट है, इसमें जो है 2021 में संशोधन किया गया। ये इसका पहला अधिनियम था 1971, इसको संशोधित करके 2021 बनाया गया। इसमें संशोधन द्वारा गर्भावस्था के समापन की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया। और यह विस्तार जो है मात्र कुछ श्रेणी की महिलाओं के लिए और निर्धारित नियमों के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में जो है 26 सप्ताह के फ्यूटस को भी जो है गर्भ को गिराने का, फ्यूटस को गिराने का सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार प्रदान कर दिया, क्योंकि वो लड़की जो है 16 साल की थी, इसलिए उसको जो है उसके फ्यूटस को गिराने का जो है परमिशन दिया। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही था। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, संविधान में मूल रूप से भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। दूसरा कथन है, उसकी अर्हता और कार्यकाल जो है संविधान में जो है निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। तीसरा कथन है, इस पद को भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है तथा यह गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 50 में हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। एक तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है, और दूसरा सही है, जबकि तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अतः वह वार्षिक रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टों को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपता है, न कि गृह मंत्रालय को। तो यहाँ पे तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कम से कम 50% प्रभावित परिवारों की सहमति की आवश्यकता होती है। और दूसरा कथन है, अधिनियम के तहत जो है किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन करना अनिवार्य है। तीसरा कथन है कि राज्य सरकारें राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद इस अधिनियम में संशोधन कर सकती हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे देखा जाए 51 का सही जवाब क्या होगा? 51 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन। केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। क्या है पहला स्टेटमेंट? ठीक है, कि इसमें जो है इसमें यह है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के कारण जो है प्रभावित होने वाले परिवारों में से कम 70% की पूर्व सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 70% का जिक्र है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे भी सही नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही नहीं है, और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे केवल एक स्टेटमेंट सही था। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी और उसके ब्रिटिश समकक्ष के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय सीएजी व्यय के बाद खातों की लेखा परीक्षा करता है, किंतु ब्रिटेन में सीएजी की स्वीकृति के बिना धन नहीं निकाला जा सकता। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में सीएजी संसद का सदस्य नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में सीएजी हाउस ऑफ कॉमन्स का एक मेंबर होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं तथा इन्हें राज्य सरकार की मशीनरी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इन्हें राज्य सूची के विषयों के लिए तैयार किया जाता है ताकि राज्यों को उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो 53 में देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं,
ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, क्योंकि जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है तथा उनका क्रियान्वयन केंद्र सरकार की मशीनरी द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे राज्य सरकार का जिक्र ही नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं मुख्यतः संघ सूची के विषयों के लिए तैयार की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे राज्यों का भी जिक्र नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। इसी प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित को सही काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत और प्रयोग करना। तीसरा है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का पहली बार प्रयोग करना, यानी वीवीपैट का पहली बार प्रयोग करना। चौथा है आदर्श आचार संहिता को अपनाना। ठीक है, तो जो है वीवीपैट का सर्वप्रथम प्रयोग जो है सितंबर 2013 में किया गया है इसका प्रयोग। ठीक है, ईवीएम का प्रयोग कब किया गया? जो है 1960 में। और उम्र घटा के कितनी कर दी गई? 1988 में। कब की गई? 1988 में। आचार संहिता का प्रयोग कब किया गया? आचार संहिता प्रयोग 1962 में। इस प्रकार सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग जो है 1998 कीजिएगा, 1998। ठीक है, इसके तहत जो है प्रयोग शुरू किया गया, लेकिन पहला जो है प्रयोग जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 25 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया। ठीक है, जो है 1998 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, ठीक है, संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कितनी सिफारिशें नहीं की गई? पहला है अनुच्छेद 31B द्वारा प्रदत्त न्यायिक समीक्षा से जो है संरक्षण के दायरे में वृद्धि करना। दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित एक नए नीति निर्देशक तत्व को जोड़ना। तीसरा है निर्वाचन में मतदान करने से संबंधित एक नए मूल कर्तव्य को जोड़ना। चौथा है राज्यसभा से चुनाव लड़ने के लिए जो है निवास स्थान की अनिवार्यता को समाप्त करना। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 55 में ये देखा जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है ये जो है सही नहीं है। ठीक है, दूसरा आयोग द्वारा सिफारिश की गई, तीसरा भी आयोग द्वारा सिफारिश की गई और चौथा जो है आयोग द्वारा सिफारिश नहीं की गई। तो इस प्रकार यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चौथा इसलिए नहीं किया गया, किसी व्यक्ति के लिए राज्यसभा का चुनाव लड़ने हेतु यह योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए कि वह किस राज्य से चुनाव लड़ रहा है, उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। यह राज्यसभा की संघीय प्रकृति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है आवेदन केवल अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरा है आवेदन हस्तलिखित या टाइप किया हुआ होना चाहिए। तीसरा है समान प्रक्रिया में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर आवेदक को सूचना प्राप्त करनी होती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे पहला सही नहीं था, तीसरा सही नहीं है, जबकि केवल दूसरा यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला इसलिए सही नहीं है कि आवेदन अंग्रेजी, हिंदी अथवा उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहां आवेदन किया गया है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो है गलत है और जो है यहाँ पे
तीसरा भी गलत है, क्योंकि 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचना प्रदान करनी होती है इसके तहत, ना कि 90 दिनों के भीतर। तो यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत एक जो है स्वायत्त निकाय है जो भारत में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा कथन है कि भारत में एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एनएससी द्वारा जो है प्रत्यायन अनिवार्य है। ठीक है। तीसरा कथन है कि वर्तमान में केवल वही संस्थान जो कम से कम 6 वर्ष पुराने हैं या जहां से छात्रों के कम से कम 2 बैचों ने स्नातक किया है प्रत्यायन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 57 में यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे सही है। ठीक है। तीसरा भी सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है। तो पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे कौन सा पहला सही है और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। NAAC यानी नैक द्वारा प्रत्यायन स्वैच्छिक है और केवल वही संस्थान जो कम से कम 6 वर्ष पुराने हैं या जहां से छात्रों के कम से कम 2 बैचों ने स्नातक किया है प्रत्यायन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रत्यायन 5 वर्षों के लिए वैध होगा। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में विदेशी अंशदान ग्रहण करने वाले गैर सरकारी संगठन जो है प्राप्त अंशदान के 50% से अधिक भाग का जो है प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि लोक सेवकों के लिए भारत में विदेशी अंशदान ग्रहण करने पर जो है प्रतिबंध है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ठीक है। तो 58 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है। जबकि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है 50% नहीं, यहाँ पे जो है 20% होना चाहिए, तब सही होता। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राप्त है? पहला सूचना का अधिकार, दूसरा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, तीसरा है प्रतिनिधित्व का अधिकार, चौथा है सुरक्षा का अधिकार। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 59 को देखा जाए, चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यूपीएससी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। दूसरा कथन है कि संविधान में अध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में कदाचार शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 60 में हम लोग ये देखते हैं, तो यहाँ पे जो है दोनों कथन यहाँ पे सही नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पहला इसलिए सही नहीं है, क्यों नहीं सही है कि यूपीएससी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 60 का यहाँ पे, एक मिनट माफ कीजिए, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है। राष्ट्रपति हटा सकता है कदाचार के मामले में, तो यहाँ पे पहला सही होगा, जबकि जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है। पहला यहाँ पे सही है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत में केवल चुनाव न्यायाधिकरण ही चुनाव याचिकाओं की सुनवाई के लिए अधिकृत है। दूसरा कथन है कि भारतीय संविधान के 19वें संशोधन के द्वारा चुनाव याचिकाओं की सुनवाई की शक्ति उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ठीक है। तो यहाँ पे जो है 61 में हम लोग ये देखते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, किंतु दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। स्वतंत्रता के बाद भारत ने
फास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया था। इसे अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पे जो है पहला जो है उत्तरदायी नहीं है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एक जो है जटिल प्रणाली है जो छोटे देश के लिए उपयुक्त हो सकती है, किंतु भारत जैसे बड़े देश में इसे लागू करना कठिन है। ये जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। सचेतक की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन है कि सचेतक किसी राजनीतिक दल का एक जो है पदाधिकारी होता है जिसका कार्य जो है विधायिका में दलीय अनुशासन सुनिश्चित करना होता है। दूसरा कथन है केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल ही संसद में अपना सचेतक नियुक्त कर सकते हैं। तीसरा कथन है कि एक राजनीतिक दल को अपने विधायकों को व्हिप जारी करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 63 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। ठीक है, केवल 2 स्टेटमेंट सही है, एक तो पहला सही है, ठीक है, और एक जो है तीसरा सही है, जबकि दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। प्रत्येक राजनीतिक दल जो है चाहे वह सत्तारूढ़ हो या विपक्ष में हो, संसद में उसका अपना सचेतक होता है। उसे राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका गठन वर्ष 1988 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति ने इसके गठन की सिफारिश की थी। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 64 में देखा जाए तो केवल पहला स्टेटमेंट के बारे में बात की, डी ऑप्शन यहाँ पे जो है पहला यहाँ पे गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है स्टेटमेंट। पहला यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि इसका गठन जो है वर्ष 1964 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इसमें एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर लगे अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। दूसरा है यह आरक्षण नीति के जो है कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 65 में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया। ठीक है, तो बताइए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, 66 का सही जवाब है सी ऑप्शन। ठीक है, 66 का सही ऑप्शन गृह मंत्री होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बेनामी जो है बेनामी प्रतिषेध अधिनियम यानी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 देश में भ्रष्टाचार की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहलों में से एक है। दूसरा है भ्रष्टाचार के संबंध में ऐसी कोई वैश्विक पहल नहीं है जो हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी हो। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए 67 का जो है ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, जबकि बी ऑप्शन यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सहकारी समिति के बोर्ड में निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। दूसरा है प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में कुल सीटों में से 27% सीटें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 68 में यहाँ पे सही क्या था? पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्योंकि यहाँ पे सहकारी समितियों में जो है पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संविधान में अनुसूचित जनजातियों को मान्यता प्रदान करने हेतु मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। दूसरा कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियां संसद द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से घोषित जनजातियां हैं। ठीक है,
तीसरा स्टेटमेंट है केवल पंजाब और हरियाणा ही ऐसे राज्य है जहां अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 69 में देखा जाए तो केवल 2 कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, 2 कथन यहाँ पे सही है। कौन कौन से? ठीक है, एक तो पहला सही है, ठीक है, और एक जो है तीसरा सही है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पौंडीचेरी में किसी जनजाति की पहचान नहीं हुई है, जबकि जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 342(1) के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य के मामले में वहाँ के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा उनके भागों या उनके अंतर्गत निहित समूहों को उस राज्य या संघ शासित प्रदेश के लिए अधिसूचित जनजाति निर्दिष्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा यहाँ पे सही था। तो इस प्रकार यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पुरावशेष एक ऐसी वस्तु या पदार्थ है जो कम से कम 500 वर्ष पुरानी है। दूसरा कथन है यदि यह किसी वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या कलात्मक मूल्य की पांडुलिपि अथवा अभिलेख है तो इसे कम से कम 75 वर्ष पुराना होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट है कि यदि पुरावशेष 500 वर्ष पुराने हैं तो उन्हें अधिसूचित श्रेणियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, पहला इसलिए गलत है, 500 वर्ष पुरानी नहीं, कम से कम 75 वर्ष पुरानी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो है नहीं माफ़ कीजिएगा, 75 वर्ष तो यहाँ पे ठीक है। पहले स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 500 की बजाय 100 वर्ष पुराना होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे इसलिए गलत है। ठीक है, तीसरे में कहा गया है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है इसके निवारक उपायों में पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम के तहत पुरावशेष की अधिसूचित श्रेणियों का अनिवार्य पंजीकरण, पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृतियों में निर्यात व्यापार को विनियमित करना और पुरावशेषों की तस्करी और फर्जी लेन देन को रोकना शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है पहला तीसरा सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पहला कथन है यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक आंदोलन था जो बाद के चरणों में हिंसक हो गया था। दूसरा कथन है इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप मंदिर प्रवेश जो है उद्घोषणा अधिनियम 1936 पारित किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व जो है पेरियार ईवी जो है रामास्वामी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए 71 का सही जवाब है बी ऑप्शन। ठीक है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार जो है इसको जो है इसके लिए जो है यह आंदोलन जो है अहिंसक प्रकृति का था, ना कि हिंसक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है सेबी विनियमों के तहत निर्धारित किए गए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कथन है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक टर्नओवर 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। ठीक है, चौथा है महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए जो है उपर्युक्त में से कितने मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है 72 का सही जवाब है बी ऑप्शन। 2 मानदंडों का जो है पूरा होना आवश्यक है। कौन कौन से? ठीक है, जिन्हें मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और जो है जो अनुसूची 1 में शामिल है और जिन्होंने 5 वर्ष से 3 वर्ष में उत्कृष्ट या बहु अच्छी समझौता ज्ञापन रेटिंग प्राप्त की है। ठीक है, और जो है 6 जो है चयनित संकेतकों में जिनका समग्र स्कोर 60 या अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे
पहला सही है, दूसरा सही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय के विनियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारता के साथ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक, और जो है तीसरा चौथा गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। दूसरा कथन है उसे निजी विधिक प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया गया है। तीसरा है उसे भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में अभियुक्तों का बचाव नहीं करना चाहिए। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 73 का यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब क्या है? एक तो पहला स्टेटमेंट सही है, और यहाँ पे तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है राज्य। तो जो है डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? लिखा है उड़ीसा। तो ये जो है उड़ीसा में है, ये मिलान सही है। अगला है चिन्नार, ठीक है, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है? ये जो है केरल में है, ठीक है, तमिलनाडु लिखा है, ये गलत हो जाएगा। अगला है अमचांग वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, तो यह कहाँ पे है? ये असम में है, लिखा है मणिपुर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म से संबंधित नहीं है। दूसरा कथन है इसमें 2005 में हुए संशोधन के बाद भी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को विधिक उत्तराधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तीसरा है यह कानून पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में ऐसे जो है निवर्सियत उत्तराधिकार पर लागू होता है जहां उत्तराधिकार कानून के अनुसार और वसीयत के माध्यम से प्राप्त होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 75 में एक देखा जाए तो यहाँ पे पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्योंकि यह कानून जो है पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में जो है निवर्सियत उत्तराधिकार पर लागू होता है, जहां उत्तराधिकार कानून के अनुसार होता है, ना कि वसीयत के माध्यम से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी भारत में सहकारी आंदोलन से संबंधित है? एडवर्ड लॉ कमेटी, मैकलगन समिति, गॉडगिल समिति, गोरवाला समिति। तो यहाँ पे चारों समितियां जो है सहकारी आंदोलन से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एडवर्ड लॉ कमेटी कब बनी? 1904 में। मैकलगन समिति कब बनी? जो है 1914 में। गाडगिल समिति कब बनी? 1944 में। और गोरवाला समिति कब बनी? जो है 1951 में।
अगला है क्वेश्चन नंबर 77, चैट जीपीटी के अक्षर टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका अर्थ जो है ट्रांसलेटर है। दूसरा कथन है इसका मुख्य कार्य किसी वाक्य का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 77 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, केवल बी ऑप्शन यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। जबकि टी का अर्थ क्या होता है? ट्रांसफार्मर, ना कि ट्रांसलेटर, ठीक है। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था, दूसरा सही था। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो पहला कथन है यह जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। दूसरा है सभी निजी स्कूलों को 25% सीटें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए 78 में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, दोनों कथन यहाँ पे सही होंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। 79 का सही जवाब है, ठीक है, बी ऑप्शन, नहीं माफ़ कीजिए, पहला स्टेटमेंट है इस अधिनियम के अंतर्गत ई कॉमर्स संस्थाएं जो है शामिल नहीं है। दूसरा कथन है कि उपभोक्ताओं द्वारा 5 लाख रुपए तक के निपटान हेतु मामला दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि उत्पाद दायित्व की अवधारणा के तहत मुआवजे का दावा उत्पाद विनिर्माता या सेवा प्रदाता के विरुद्ध किया जा सकता है, लेकिन उत्पाद विक्रेता के विरुद्ध नहीं। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए 79 में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन जो है पहला यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। पहला यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि जो है इस अधिनियम के तहत जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटे के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी, साथ ही शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर उसका निपटान करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। अच्छा, सही नहीं है के लिए पूछ रहा है, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है ना। एक तो पहला सही नहीं है और एक तीसरा भी सही नहीं है, ठीक है। उत्पाद जो है विक्रेता के दायरे में आता है, ठीक है, ना कि विरुद्ध आता है, ये भी जो है गलत है। दूसरा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गलत थे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले पद हेक्साकोनाजोल, फेनपायरोक्सीमेट, प्रोपिकोनाजोल और जो है क्विनोल फॉक्स, ये क्या है? तो ये जो है चाय बागानों में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक है, ठीक है। इनका जो है नामकरण जो है अभी हाल ही में फसाई ने चाय बागानों में उपयोग किए जाने वाले 5 कीटनाशकों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा लागू की है। इसी के संदर्भ में ये नाम उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, राज्यों की राजभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी और अंग्रेजी संघ की राजभाषाएं होंगी। दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 345 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य विधानमंडल केवल एक भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कर सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 41 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। पहला यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पहला इसलिए सही नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 343(1) में प्रावधान किया गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ठीक है, इसलिए पहला सही नहीं है। दूसरा भी यहाँ पे जो है सही नहीं है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि जो है राज्य विधानमंडल केवल एक भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो जो है विभिन्न भाषाओं को जो है अपनी जो है राजभाषा के रूप में प्रयोग में ला सकता है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन है कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
अनुच्छेद 338B को जोड़ा गया और NCBC को संवैधानिक निकाय में बदल दिया गया। दूसरा कथन है, यह राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है। तीसरा कथन है कि आयोग को किसी भी मामले की जांच करते समय या किसी शिकायत की जांच करते समय जो है दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 82 में ये देखते हैं, तो पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है, तो तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसका प्रयुक्त कार्यक्रम है। तो यहाँ पे जो है 83 का सही जवाब है डी ऑप्शन, भारतीय निर्वाचन आयोग का जो है प्रमुख कार्यक्रम है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, वे एक भारतीय चित्रकार थे, उनका जन्म केरल में हुआ था, वे हिंदू पौराणिक विषय वस्तु को यूरोपीय यथार्थवादी ऐतिहासिक चित्रकला शैली के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। वे जो है अंग्रेजों द्वारा भारत लाई गई जो है ऑयल पेंटिंग का उपयोग करने वाले पहले भारतीय कलाकार थे। उनकी पेंटिंग जो है हंस दमयंती जो महाभारत के राजा नल और दमयंती की कहानी दर्शाती है, ने 1873 में वियना प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार जीता था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1904 में कैसरे हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है। तो यह वर्णन जो है राजा रवि वर्मा का किया जा रहा है, जिनकी अभी हाल ही में जयंती मनाई गई। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है, यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है जिसका उद्गम कपराड़ा तालुका से होता है। यह गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। हाल ही में यह देखा गया है कि वापी उद्योगों के रसायन जो है नदी अपवाह क्षेत्र को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण इस नदी के किनारे रहने वाले मछुआरों की आजीविका संकट में है। तो उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे 85 में देखा जाए तो इसमें जो है कोलक नदी का वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह जो है पश्चिम भारत के गुजरात में प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक है। ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और उदवाड़ा के निकट अरब सागर में विलीन हो जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, संघ और राज्यों के अधिकारों, दायित्वों और संपत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संविधान के लागू होने से पूर्व भारतीय रियासतों के सभी अधिकार और दायित्व अब केंद्र सरकार के विशेष अधिकार और दायित्व होंगे। दूसरा कथन है क्षेत्रीय जल में समुद्री संपत्ति सीमावर्ती राज्यों की संपत्ति होगी, जबकि अन्य अनन्य आर्थिक क्षेत्रों में समुद्री संपत्ति केवल संघ की संपत्ति होगी। तीसरा है किसी भी संपत्ति को संसद के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के संवैधानिक दायित्व के बिना अधिग्रहित किया जा सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। ठीक है। तो 86 में देखा जाए, ठीक है, 86 में देखा जाए डी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला जो है जूनोमिया प्रोजेक्ट क्या होता है। तो जूनोमिया प्रोजेक्ट क्या होता है। ठीक है, यह एक महत्वाकांक्षी जीनोम प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट दर्शाता है कि मानव और अन्य स्तनधारी प्राणियों के जीनोम कैसे मेल खाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है ई समीक्षा महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु एक जो है वास्तविक समय आधारित ऑनलाइन प्रणाली है। ठीक है। दूसरा है केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली किसी भी भौगोलिक स्थान से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करती है। तीसरा कथन है कि जो है ITAT ई द्वार का उद्देश्य ई गवर्नेंस सेवा वितरण की दक्षता पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों का आकलन करना है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए सरकारी पहलों का सही वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए जो है 88 का, ठीक है, सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन। दो कथन ऐसे हैं
जो है सहकारी पहलों का सही वर्णन करते हैं, एक दूसरे नंबर का, एक जो है पहले नंबर का। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तीसरा जो है कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है ITAT ई द्वार जो है यह आयकर अपीली न्यायाधिकार का एक ई फाइलिंग पोर्टल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। भारत में निर्वाचनों के लिए फंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम चंदा देने वाले व्यक्तियों या संगठनों के नाम का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा कथन है कि राजनीतिक दलों पर निर्वाचन के लिए किए जाने वाले व्यय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तीसरा है कंपनी अधिनियम 2013 कंपनियों को अपने औसत निवल लाभ का 7.5% से अधिक किसी जो है राजनीतिक दल को दान देने से रोकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 89 का यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है, बी ऑप्शन। केवल 2 कथन यहाँ पे सही है, एक पहला सही है, एक दूसरा सही है, जबकि तीसरा यहाँ पे गलत है। क्योंकि यहाँ पे जो है 2017 के विधेयक में सरकार ने जो है कंपनी अधिनियम 2013 में यह संशोधन किया था, और इस संशोधन में उस सीमा को हटाया गया जो कंपनियों को किसी राजनीतिक दल को अपने औसत निवल लाभ का 7.5% से अधिक का चंदा देने से रोकती है। साथ ही कंपनियों को अब उस दल का नाम बताने की आवश्यकता भी नहीं है जिसे जो है चंदा दिया गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 90। सामाजिक अंकेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह सरकार और लोगों द्वारा संयुक्त रूप से किसी सरकारी योजना का अंकेक्षण है। दूसरा कथन है, यह प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा वास्तविक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। और तीसरा कथन है, यह हितधारकों के जो है सशक्तिकरण के लिए एक साधन है जिसमें वित्तीय खातों का अंकेक्षण किया जाना शामिल है। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 90 में देखा जाए तो दूसरा सही है, और जो है दूसरा सही है, और जो है दूसरा यहाँ पे सही है, और पहला सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि चुनावी बॉन्ड दानदाताओं द्वारा गुमनाम रूप से खरीदे जाते हैं और जारी होने की तारीख से 90 दिनों के लिए वैध होते हैं। दूसरा है, ये बॉन्ड SBI द्वारा केवल 1,000 रुपये के मूल वर्ग में जारी किए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि सभी राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 91 का सही जवाब है, ठीक है, 91 का सही जवाब है डी ऑप्शन। कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम 1% वोट हासिल किया हो, ठीक है, उसके लिए जो है चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाता है। और यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो है SBI द्वारा 1,000 और 10,000 और 1 लाख और 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल वर्ग के जो है बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं, इसलिए यह भी गलत है। और चुनावी बॉन्ड चंदा देने वाले या दानदाताओं द्वारा गुमनाम रूप से जो है खरीदे जाते हैं और जारी होने के तारीख से 15 दिनों के लिए ही वैध होते हैं, ना कि 90 दिनों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। नेट ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद प्रस्तावित किया गया था। दूसरा कथन है, इसका डेटाबेस CBI, ED और NIA सहित प्रमुख संघीय एजेंसियों के लिए उपलब्ध होगा। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे संबंधित राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। दूसरा कथन है, इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। तीसरा कथन है, यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 93 में जो है पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, ठीक है।
और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे 2 स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, सिविल सोसाइटी 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह ग्रुप ऑफ 20 के साथ जुड़ने हेतु सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए 2013 में स्थापित किया गया एक मंच था। दूसरा स्टेटमेंट है कि हाल ही में C20 इंडिया शिखर सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 94 में देखा जाए तो केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा गलत है, क्योंकि इसको जो है नागपुर नहीं जयपुर राजस्थान में संपन्न किया गया था इस सम्मेलन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 95, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। दूसरा कथन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। तीसरा कथन है कि कोई भी महिला उसकी आय या वित्तीय स्थिति से निरपेक्ष निःशुल्क विधिक सहायता पाने हेतु पात्र है। ठीक है, तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, तो यहाँ पे 95 का जो है सही जवाब क्या होगा? जो है 2 कथन यहाँ पे सही थे। ठीक है, कौन से? पहला और तीसरा। दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है उच्चतम न्यायालय का दूसरा वरिष्ठतम न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है कि निजी संगठन जो सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने या सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में जो है संलग्न है, उन्हें अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण माना जा सकता है। ठीक है, दूसरा कथन है, इस अधिनियम में निर्देश दिया गया है कि नागरिकों द्वारा मांगी गई जानकारी 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है 96 का सही जवाब है ए ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, एक तरफ है बंदरगाह है, दूसरी तरफ देश है। तो सबांग जो बंदरगाह है वो जो है सिंगापुर में दे रखा है। ठीक है, सिंगापुर दे रखा है, जबकि ये जो है सबांग बंदरगाह जो है इंडोनेशिया में आता है। ठीक है, और इख्ता बंदरगाह है, ये कहाँ पे आता है? मालदीव में। और अगला है चटगांव बंदरगाह, ये कहाँ पे आता है? बांग्लादेश में। ठीक है, तो यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अधिनियम और प्रावधान। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। ठीक है, इसके सामने निर्वाचनों का संचालन तथा संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अर्हताएं एवं निहिरताएं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, संसद और राज्य विधानमंडलों की सीटों का आवंटन। ठीक है, तीसरा है परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों का पुनर्व्यवस्थापन और आरक्षण। ठीक है, चौथा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ये मिलान देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो 98 का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, 98 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, कौन से? एक तो जो है तीसरा है और एक जो है चौथा है। पहला और दूसरा यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है, गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 99, भारत में सूचना के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, तो यहाँ पे तो 99 का यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। सूचना के अधिकार अधिनियम में नागरिकों के बीच इस अधिकार के प्रति समझ जो है विकसित से संबंधित प्रावधान उपबंधित किए गए हैं, ये यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अंत्योदय अन्न योजना परिवार प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम जो है खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। दूसरा है गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं
जो है NFSA के तहत निःशुल्क पौष्टिक भोजन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। तीसरा है, इस अधिनियम के तहत गर्भावस्था की अवधि के दौरान वेतन हानि की आंशिक भरपाई के लिए न्यूनतम 6,000 रुपये का नगद मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से, ठीक है, कितने कथन सही है? तो यहाँ पे 2 कथन सही है, ठीक है, 2 कथन यहाँ पे सही है, ठीक है, दूसरा सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे 5 किलो जो है खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए जो है पात्र हैं कौन? PHH परिवार के सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु पात्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कथन जो है सही नहीं है, ठीक है, बाकी दूसरा तीसरा सही है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही विजन IAS का 11वें नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।